सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.4, लेकिन उससे पहले इसमें क्या करेंगे, हम क्या सीखने जा रहे हैं, वो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, अब तक हम 3 एक्सरसाइजेज कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, जिनमें सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन और उनका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें इक्वेशन भी दे रखी थी और फंक्शन भी दे रखा था, और हमने वेरीफाई किया था कि गिवन फंक्शन गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। क्लियर। आफ्टर दैट जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज हमारी आती थी, फर्स्ट में तो हमने ऑर्डर एंड डिग्री को चेक किया था, और सेकंड में हमने ये देखा था कि गिवन फंक्शन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। आफ्टर दैट जब हम थर्ड एक्सरसाइज पर आए थे तो हमें जनरल सॉल्यूशन गिवन था, और उस जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की थी, मींस फंक्शन से इक्वेशन बनाई थी। क्लियर यहाँ तक। अब जो हमारी फर्दर 3 एक्सरसाइजेज और हैं इस चैप्टर में, उनमें हम क्या करने जा रहे हैं, उल्टा। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उन्हें सॉल्व करके उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो फंक्शन y फाइंड आउट करना है जो उस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। हम क्या कर रहे हैं, विद थर्ड एक्सरसाइज में हमें फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा था, सॉल्यूशन दे रखा था, बट जनरल सॉल्यूशन दे रखा था, और अगर उसमें 1 या 2 कांस्टेंट थे तो हम उतनी ही बार डिफरेंशिएट कर कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनी हुई मिलेंगी, और उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत टाइप्स की होती हैं, तो हम एज पर आवर 12th क्लास, अगर हम 12th क्लास की बात करते हैं तो हम केवल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। ऑर्डर और डिग्री हमने 9.1 में डिस्कस की थी। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें dy/dx आए केवल, और उसकी भी पावर 1 ही आए, dy/dx का कोई स्क्वायर या क्यूब ना आए। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, dy/dx इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा जी, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की। ऐसी इक्वेशन जिसमें dy/dx आए और x y का कोई फंक्शन आए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ भाई, dy/dx इज इक्वल टू x² y²। एक्स वाई की पावर की बात नहीं कर रहे हैं हम। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर और डिग्री है वो उनके डेरिवेटिव्स की टर्म्स पर डिपेंड करता है। 9.1 में हमने क्या देखा था कि जितना हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतना ही उसका ऑर्डर होता है, और उस डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा और उसकी 1 ही पावर होगी, तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री यानी लीनियर अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हो जाएंगी। अब इसके 1-2 एग्जाम्पल और मैं अगर आपको दूं तो x + y dy/dx इज इक्वल टू 0। भाई dy/dx है, x है और y है। x और y का मतलब केवल x y नहीं है, sin x cos y भी हो सकता था, मीन्स कोई भी टर्म आपकी वहाँ आ सकती है। एनी फंक्शन ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। तो ये तीनों ही फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इनमें f ऑफ x y का क्या मतलब है कि x और y में कोई भी टाइप का फंक्शन आपको गिवन है, और साथ में डिफरेंशिएशन केवल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की हो। तो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना अब हम सीखने जा रहे हैं। तो बेटा जी, इसमें मेन 3 तरह की आपकी आएंगी, 3 ही एक्सरसाइज पेंडिंग हैं। तो फर्स्ट होगी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल्स सेपरेबल। अभी मैं डिटेल इसकी दूंगी आपको। नंबर 2 आपका होगा होमोजीनियस
डिफरेंशियल इक्वेशन, और थर्ड आपका होगा बेटा जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 टाइप की आपकी आएंगी और तीनों से ही सॉल्यूशन फाइंड करने का अलग अलग तरीका होगा। तो जब अगर हमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप की इक्वेशन हमें मिली है और उसको फिर उसी मेथड से सॉल्व करना है, अदरवाइज हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो सबसे पहला जो हमारा अब 9.4 में टॉपिक है वो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल्स सेपरेबल। क्या मतलब है इस बात का? नाम से तो देखो क्लियर हो रहा है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई, सेपरेबल है वही है, एक्स वाई ये वेरिएबल्स होते हैं। और सेपरेबल अलग अलग किया जाए, सेपरेट से सेपरेबल मीन्स जिन्हें अलग अलग किया जा सके। तो अगर कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक्स और वाई को हम अलग अलग कर सकें, अभी मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए थे वो सभी वेरिएबल सेपरेबल के थे। तो मतलब अभी एग्जांपल से पहले मैं जनरली आपको बता दूं कि कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आप x और y की टर्म्स को ऐसे मल्टीप्लाई में या डिवीजन में अलग अलग करके लिख सको तो वो वेरिएबल्स सेपरेबल कहलाता है। अभी मैंने जो एग्जांपल आपको दिया पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर? अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं? dx को हम राइट साइड में ले जाते हैं, समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूं मैं। dy को यहीं रहने दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx। सेपरेट करने से क्या मतलब है कि हम dy के साथ y की टर्म्स को लिखेंगे और dx के साथ x वाली टर्म्स को लिख सकेंगे क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का होगा वो। तो अभी ये dy है और ये वाई स्क्वायर। अब मैं वाई स्क्वायर को अगर लेफ्ट में लाना चाहूँ तो ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो ये बन जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझे आप इस बात को? ये थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इससे सीधा हम यहाँ आ सकते हैं कि वाई स्क्वायर को तो वाई वाली टर्म को तो dy के साथ एडजस्ट कर दिया, x वाली टर्म को x के साथ एडजस्ट कर दिया और हमारे वेरिएबल्स सेपरेट हो गए। क्लियर? आगे बात यहाँ तक समझ में। इसी को मैं y की पावर को मैं ऊपर ले जाती हूँ, y इज टू पावर -2 dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। भाई अब सेपरेट तो हो गए, अब सॉल्यूशन कैसे करें? हमें करना क्या है? आप समझिए बात को कि जब आपको सॉल्यूशन गिवन था तो आपने उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उस डिफरेंशिएशन को कैंसिल करना है। और डिफरेंशिएशन का कैंसिल कैसे होगा? उसका उल्टा एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो हमें यहाँ इंटीग्रेट करना है जिससे हमारा जो डिफरेंशिएशन का साइन है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारा फंक्शन y आ जाएगा जो कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वेरिएबल सेपरेबल में सबसे पहले हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया, आफ्टर दैट हम डिफरेंशिएशन को ख़त्म करना है। मेन बात यही है भी डिफरेंशियल इक्वेशन तो दे ही रखी थी, उससे तो हमने सॉल्यूशन निकालना है, y निकालना है। तो dy से y पे कैसे आएंगे? सिंपल सी बात है, dy है y पे कैसे आएंगे? इंटीग्रेट करके आएंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, समझें इस पॉइंट को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू हम नहीं लिखेंगे, dy वाले को हम ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, dx वाले को हम ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो y की पावर -2 dy एक्स स्क्वायर dx, x की पावर n वाला फंडा आप यहाँ लगाएं तो y टू पावर -1 बाय -1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। y नेगेटिव है, नीचे ले आए, -1 बाय y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। माइनस को आप चाहे राइट में ले जाएं। आपको क्या करना है? y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? अब आपने यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि y ये 3 था भाई,
y को राइट में ले आए और इन टर्म्स को लेफ्ट में ले आए, ठीक है। y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार, -1, अब यहाँ समझेंगे, -1 इज इक्वल टू वाई इंटू, यहाँ मैंने एलसीएम ले दिया तो ये बन गया x³ + 3, इसे c1 ले लीजिए, क्यों ले लीजिए अभी मैं बता रही हूँ, 3c1 ले लिया मैंने, क्लियर यहाँ तक। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये सारे टर्म्स को हम ऐसे ले जाते हैं, और आप चाहें तो c को बाद में भी एडजस्ट कर सकते थे, तो ये हो जाएगा -3/x³ + 3c1 को आप c लगा सकते हो इज इक्वल टू y, और ये आपका ये जो मैंने c किया है ये मैंने क्या किया है, 3c1 को मैंने c, क्यों, c1 कांस्टेंट है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर ये कांस्टेंट बन जाएगा तो उसको मैंने c नाम दे दिया। तो ये हमारा जो है फंक्शन आया है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये बन रही थी बाय वेरिएबल्स सेपरेबल के मेथड से, क्लियर। ये मैंने रैंडमली कोई एग्जांपल उठा लिया था ऐसे ही। अब हम आपकी बुक से डिस्कस करेंगे, रब करते करते मैं पूरी डिटेल आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि फर्दर 3 एक्सरसाइजेज में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करके उनके जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालने सीखेंगे। पर्टिकुलर तभी निकालेंगे जब हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन मेंशन होगी, उसमें मेंशन भी होगा कि आपको करना क्या है, आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है या आपको पर्टिकुलर करना है, ओके। तो मैंने 3 तरीके अभी आपको बताए हैं, जिनमें से सबसे पहले जो अब हम सीख रहे हैं वो है वेरिएबल्स सेपरेबल, क्लियर। तो उसमें हमें जो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा कि हम x की टर्म्स को dx के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, y की टर्म्स को dy के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन हमें जो लास्ट में सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा। तो अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल आपकी बुक से, एग्जाम्पल नंबर 9 ऑफ NCERT। देखिए थोड़ा सा जब भी आप कोई नया टॉपिक करते हैं तो पूरे चैप्टर को करने के बाद और इवन करने से पहले भी आप एक समरी जरूर अपने माइंड में रखें, क्योंकि एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो वो पूरे चैप्टर को कवर करके आता है, पूरी बुक में से आता है, उस वक्त आपको याद नहीं रहेगा कि ये मैंने कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो साथ साथ आपने एक रिवीजन भी रखना है कि ये इस टाइप की इक्वेशन है, इसलिए मैं ये वाला मेथड लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, अंडरस्टैंड। हमें जब डिफरेंस क्लियर होगा कि ये 3 मेथड में ये डिफरेंस है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये मेथड लगाना है, तो एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपका माइंड अपने आप स्ट्राइक करेगा कि हाँ भाई ये वाला मेथड लगाना है, क्लियर। तो जब आप कर रहे हैं तो साथ साथ और लास्ट में तो फिर से एक बार समरी आप करें, रिवीजन करें ना नेक्स्ट टाइम, तो अपने आप की भाई ये होमोजीनियस से नहीं हो जाएगा, ये लीनियर से नहीं हो जाएगा, ये इससे क्यों हो रहा है, तो वहाँ आपने दिमाग फिर लगाना है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल तरीके से मैं एक क्वेश्चन आपको कराने जा रही हूँ। ये है आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसको आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, dy/dx इज इक्वल टू x + 1/2 - y एंड y इज नॉट इक्वल टू 2। क्यों ये कंडीशंस क्यों दे देते हैं? कंडीशन इसलिए दी है कि अगर y 2 होगा तो यहाँ 2 रखते ही डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। तो उस पर आपने ज़्यादा बस इतना ही ध्यान देना है कि ये इसको सेटिस्फाई करे, इस वजह से दे रखा है। अब आप यहाँ देखें, देखिए ये टर्म यहाँ चली जाएगी और dx उधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 - y dy इज इक्वल टू x + 1 dx। अब हम क्या करें, इंटीग्रेटिंग क्या लिखोगे, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आप इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 - y इन अ ब्रैकेट dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 dx। इंटीग्रेशन हमने अच्छे से कर ली है सारी, बिकॉज हमारा चैप्टर ही क्या चल रहा था पीछे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम कर चुके हैं 8th चैप्टर, अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। तो 2 का इंटीग्रेशन, 2 तो कांस्टेंट है बाहर और 1 का क्या हो जाएगा y,
तो 2y और y की इंटीग्रेशन हो जाएगी y स्क्वायर बाय 2, इसकी हो जाएगी x स्क्वायर बाय 2 प्लस x और प्लस c ना लेकर आप शुरू में c1 लिया कीजिए। क्यों लें? क्योंकि अभी ना हम ये डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे तो ये 2 जगह जगह आएगा, तो इसके साथ भी आएगा, तो जो लास्ट में फाइनल आंसर आए वहाँ आप c नाम दे दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लगाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये बन जाएगा 4y माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 2c1। सभी टर्म्स को एक साइड में कलेक्ट कर लीजिए, इधर ले आइए तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू, ध्यान दें, एक्स स्केयर, फिर मैं ये वाली टर्म लिख रही हूँ, प्लस वाई स्केयर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2c1। ओके, अब इस 2c1 को आप 0 कर इस 2c1 को आप c पुट कर लीजिए, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 कहाँ है? 1 ये है। आई थिंक आपको बड़ा इजी लगा होगा ये क्वेश्चन, कोई ज़्यादा मुश्किल आपको आनी नहीं चाहिए इसके अंदर। कितना आसान है, वही इंटीग्रेशन घूम फिर कर आ रही है, बस जस्ट हमें इंटीग्रेशन के सारी आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए और हमें ये समझ आना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन है तो किस मेथड से हमने करना है। अभी तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, जब तक आप भाई सेपरेट एक्सरसाइजेज अपनी कर रहे हो। अभी आपको पता है कि वी आर डीलिंग विद 9.4, तो 9.4 में तो मेथड ही ये लगना है, कोई और मेथड है ही नहीं। बस मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप थोड़ा माइंड को खोल के इन मेथड्स को अप्लाई करें, हर क्वेश्चन को एक बार थोड़ा बारीकी से देखें कि भाई हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हम आराम से सेपरेट कर पा रहे हैं, इसीलिए ये मेथड यहाँ लग रहा है। कम टू द 10th एग्जाम्पल। आपको बेटा कोई भी डाउट होता है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके कमेंट्स का बड़ा वेट करती हूँ। आपको लेक्चर अच्छा लगता है, नहीं लगता है, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। तो ये अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में ले लेंगे, 1 प्लस वाई स्केयर बाई 1 प्लस एक्स स्केयर, और ये हो गई 1। अब यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी ना, क्यों नहीं दे रखी भाई? एक्स स्केयर प्लस 1 कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, मिनिमम 0 रहेगा, और ये चीज़ कभी भी 0 बन ही नहीं सकती कॉम्प्लेक्स के अलावा। तो हम तो रियल में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पिछले सवाल में रिस्ट्रिक्शन थी। ये छोटी छोटी बातें आपकी नॉलेज को बूस्ट करती हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 0 तभी होगा ना जब ये आयोटा होगा, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता ना। तो अब हम करते हैं फटाफट से भाई अपना ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अब न्यूमरेटर में है तो राइट में आकर कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये डिनोमिनेटर में dx ऊपर जाएगा। ये बात का आपने ध्यान रखना है कि dy और dx ऊपर ही रहते हैं, ऑपरेटर है ये एक तरह से, ये डिनोमिनेटर में मीनिंगलेस हो जाते हैं अगर अकेले हैं तो। देखिए अब आपने यहाँ लिखना है, मेरी बात को ध्यान रखें कि मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल आपको फुल मेथड से कराया है, ऐसे ही आपने अपने अदर एग्जाम्पल्स करने हैं। यहाँ पहले सेपरेट करेंगे, फिर आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देन आप इंटीग्रेट करेंगे। ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ये आइडेंटिटी आपको याद है, 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होती है? ये होती है टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। सिंपल हो गया, इससे आगे कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको करने की, जनरल सॉल्यूशन आ गया आपका। आसान है बिल्कुल, मज़ेदार सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने देखिए ना, आपस में को रिलेटेड हैं सभी चैप्टर्स। अगर आपको अच्छे से डिफरेंशिएशन आ गई है तो इंटीग्रेशन आ जाएगी, और इंटीग्रेशन अगर आपको आ गई है तो आप मैं ज़रा चौक निकालूँ, अगर आपको इंटीग्रेशन आ गई है तो आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ईजी हो जाता है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ईजी हो जाती है, और ये पूरा टॉपिक आपको मैंने बताया था 40% मार्क्स दिला सकता है अगर आप अच्छे से करते हैं, तो 31 मार्क्स का आ जाता है ये। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। अब ये थोड़ा सा अलग आ गया है, क्या आ गया है? फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर वर्ड आ गया है, और पर्टिकुलर तभी निकलता है जब हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन गिवन होती है। तो ध्यान दें, गिवन है, क्या गिवन है
कि y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दी। मतलब क्या है इस कंडीशन का कि भाई ये आपका कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, क्लियर। इसमें इससे जो सॉल्यूशन आएगा, सॉरी इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो एक फंक्शन होगा। उस फंक्शन को जब आप ग्राफ के रूप में ड्रॉ करोगे तो उस ग्राफ में जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी। ग्राफिकली तो ये मतलब है इस बात का। भाई इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x 0 है y 1 है, तो यहाँ से वो फंक्शन जरूर जाएगा, चाहे वो फंक्शन ऐसे जा रहा है, चाहे वो फंक्शन ऐसे जा रहा है, चाहे वो फंक्शन ऐसे जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, लेकिन वो 0 1 से पास कर रहा है। वो पर्टिकुलर कंडीशन है, एक कंडीशन हमें मिली है। तो जनरल सॉल्यूशन में c आएगा, उसमें हम इनको पुट करेंगे और c की वैल्यू, मतलब c खत्म हो जाता है। मैंने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बता दिया था डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं a b c एटसेट्रा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फिक्स कांस्टेंट्स होते हैं। तो अब हम जब पहले तो सारा मेथड वही रहेगा, सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट हमें c नहीं चाहिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमें ये वैल्यूज़ यूज़ करनी है। तो चलें यहाँ से प्रोसीड करें। वाई स्केयर राइट में है, न्यूमरेटर में है, लेफ्ट में लाओगे नीचे आ जाएगा 1/y स्केयर डी वाई इज इक्वल टू -4x dx। इंटीग्रेशन करने से पहले मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ, 1/y स्केयर का नहीं, हमें तो x की पावर n, y की पावर n लगाना है। इंटीग्रेशन बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए बेटा। y⁻² dy, -4 को बाहर ले लीजिए, x dx। जितना सिंपलेस्ट तरीके से करेंगे उतना बेटर रहेगा। ये कॉन्स्टेंट को अंदर मत डाल दीजिएगा, कॉन्स्टेंट को अंदर मत डाल दीजिएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अपना बिल्कुल आसान से आसान तरीके से करने की कोशिश करें। तो ये बन गया y की पावर -1/-1 -4 इंटू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 क्या c ही ले लीजिए चाहे, प्लस c, तो 2 2 जा 4। भाई -1/y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस c। ये हमारी इक्वेशन आ गई, क्लियर। आप चाहें तो इसको उधर ले जाइए, ये इधर आ जाएगा, अंडरस्टैंड, यस। तो आप इसको राइट में ले जाइए, ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए पहले तो माइनस को एडजस्ट कर दीजिए, 1/y क्या बन जाएगा, c-2x स्क्वायर। भाई माइनस था ना, माइनस मैंने दोनों तरफ से गायब किया। गायब करने का मतलब माइनस से दोनों, -1 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये -1 तो खत्म हो गया, और इसको -1 से किया तो ये, हाँ मैंने गलत कर दिया मैंने गलत किया कि माइनस किया तो वो राइट में गया, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस c। देखा, एक बार रिवाइज किया तो गलती पकड़ में आ गई। अब ये चीज नीचे आ जाएगी और y राइट में चला जाएगा। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर माइनस c। ये कुछ जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल अपनी तरफ से कराया था x स्क्वायर y स्क्वायर, उसकी तरह है। तो ये हमारा आ गया है जनरल सॉल्यूशन। आप मेंशन भी कर दीजिए यहाँ पर विच इज जनरल सॉल्यूशन, लेकिन हमसे जनरल सॉल्यूशन नहीं मांगा गया है, हमसे पर्टिकुलर मांगा गया। पर्टिकुलर में अब कंडीशन क्या है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 है, तो इस इक्वेशन में हम x को 0 और y को 1 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। उससे क्या होगा कि हमारा जो कांस्टेंट है उसे एक फिक्स वैल्यू मिल जाएगी। अभी ये c आर्बिट्रेरी है, बार बार बदलेगा। आप इसको 0 भी रख सकते हो, 1 भी, 5 भी, 2/3 भी, इनफाइनाइट वैल्यूज अटेन करेगा ये। और इस कंडीशन में ये एक फिक्स वैल्यू अटेन करेगा। तो y1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 स्क्वेयर माइनस c। देखिए बेटा 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, -1/c, और c की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। c की वैल्यू को जब आप सेकंड इक्वेशन में फिर से पुट करेंगे तो यू विल गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहीं मैं लिख रही हूँ पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो y इज इक्वल टू 1 है भाई, -1 है, -1 है, तो c इज इक्वल टू -1 जब मैं यहाँ रखूँगी तो ये बन जाएगा 1/2x स्क्वायर प्लस 1 विच इज रिक्वायर्ड
पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया है बेटा जी, जो हमें चाहिए था। आई थिंक इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। आपने क्या किया भाई, इंटीग्रेट कर दिया, कांस्टेंट आ गया और बाद में कंडीशन दे दी, उस कंडीशन को पुट करने से सी की वैल्यू आ गई एंड यू आर डन। देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा भी तभी जब आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन गिवन होगी, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अदरवाइज हम जनरल सॉल्यूशन ही निकाल पाएंगे। तो बहुत ही आसान सा चल रहा है अभी ये सारा, बहुत मज़ेदार सा, मज़े आ रहे हैं करने में इनको, और आप करेंगे तो आपको भी आएंगे। एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है आपकी, 23 के अबाउट आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। तो जिनमें आपको इक्वेशंस गिवन है वहाँ तक तो चलता है, जिनमें नहीं है वहाँ फिर आपको थोड़ा और अपना माइंड लगाना पड़ता है। तो चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। देखिए मैं इसकी ना स्टेटमेंट एक बार लिख के आपको रीड करती हूँ कि क्या है ये। अब ये घुमाने वाली बात है थोड़ी सी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, ध्यान देंगे, पासिंग थ्रू 1 1, THROUGH है ये, पासिंग थ्रू 1 1, whose differential equation is, whose differential equation is x, यहाँ लिख देती हूँ मैं, फिर मैं आपको बताऊंगी, x dy इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 1 dx विद ए कंडीशन x इज नॉट इक्वल टू 0। है तो कुछ भी नहीं बेटा जी इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया। और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि कहानी पकड़ना है, सीधा पकड़ लो या पीछे से घुमा के पकड़ लो। ये जो स्टेटमेंट है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, आपका जीके लेवल, आपकी कॉमन सेंस जज करने के लिए है कि आपको मालूम है या नहीं कि कर्व क्या होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। 9.3 में हमें फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है और उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, यानी सॉल्यूशन गिवन है और इक्वेशन बना रहे हैं। अब आप ध्यान से पढ़ें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व मीन्स इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना भाई। हमने लास्ट में क्या देखा था, लास्ट एक्सरसाइज में, कि फैमिली ऑफ कर्व क्या है, फैमिली ऑफ कर्व से ही तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे। तो जो भी कर्व होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर? यानी हमें कुछ नहीं करना, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। कौन सा, जनरल या पर्टिकुलर, अब वो बात यहाँ डिपेंड करती है। पासिंग थ्रू 1 1, अभी मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो फंक्शन जब हम ग्राफिकली शो करेंगे तो वो उस गिवन पॉइंट से पास करेगा 1 1। अब आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है भाई, तो 1 1 ये है, तो अब आपका जो भी कर्व आएगा भाई, वो चाहे कैसा ही बन रहा हो, चाहे वो कुछ भी बन रहा हो, वो इस 1 1 में से जरूर पास करेगा। मीन्स ये आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन दे रखी है कि x 1 है और y 1 है। इस पूरी लैंग्वेज का जो कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि ये तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, कर्व का मतलब हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है, और क्योंकि 1 1 पॉइंट दे दिया है तो सॉल्यूशन हमने जनरल नहीं निकालना, पर्टिकुलर निकालना है। अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट? क्योंकि अभी तक जो 2-3 एग्जाम्पल हमने किए उन्हें बिल्कुल डायरेक्ट लैंग्वेज दे रखी थी, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और अब डायरेक्ट लैंग्वेज तो दे नहीं रखी, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है भाई, अब मैं यहीं से ना सॉल्यूशन आपका स्टार्ट कर रही हूँ कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। x 0 क्यों ना हो भाई, x यहाँ नीचे आएगा, ठीक है ना, जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। देखिए बेटा जी, तो dy इज इक्वल टू एक्स की तो और कोई टर्म, y की तो और कोई टर्म है ही नहीं, x तो है, x तो 2 बार है, तो ये बन गया 2x स्क्वेयर प्लस 1/x dx। अब इसलिए बोला है कि x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0, तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लागू ही नहीं होती है ना। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए भाई, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो है, 1 इंटू डी वाई। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, सेपरेट कर लो, सेपरेट कर लो। 2x स्क्वेयर बाय x, x से x कटा, 2x बचा, 2x और प्लस में 1/x dx। अंडरस्टैंड? कितना आसान है।
1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, y टू x की x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ मॉड x प्लस c। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तैयार है और अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम क्या कर दें, कितना आसान सा है, देखिए पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, 1 और ये बन जाएगा log 1 प्लस c, log 1 0 होता है तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस c। 1 इधर आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। c की वैल्यू को जब आप यहाँ फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग मॉड x, ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इट वाज आल्सो वेरी इजी, मुझे तो बड़ा आसान लग रहा है। अब हम 2 ही एग्जाम्पल और रह गए हैं, तो आज हम एग्जाम्पल सारे ही कवर कर लेंगे इस एक्सरसाइज के। कम टू द 13th एग्जाम्पल बेटा। आई थिंक आपको समझ आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। सिर्फ एक लैंग्वेज जो आई थी इस 12th क्वेश्चन में एग्जाम्पल में, वो आपने पकड़नी है, फाइंड द कर्व। अब ये एग्जाम में आ जाए भाई फाइंड द कर्व, तो दिमाग वहीं घूम गया, भाई ये क्या है, कर्व तो हमने कभी फाइंड किए नहीं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए आपको सारी डेप्थ बताई जाती हैं कि भाई सॉल्यूशन है वो कर्व्स बनाते हैं, फंक्शन है वो उनसे भी एक कर्व बनता है। तो उन चीज़ों को अगर हम अच्छे से समझ लें तो एग्जाम में कई बार क्या हो जाता है कि बुक का ही क्वेश्चन है लेकिन उसकी लैंग्वेज को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। तो लैंग्वेज को मॉडिफाई करने से बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ तो हमने कभी की ही नहीं, किसी ने कराई ही नहीं। तो वहाँ आपको अपनी कॉमन सेंस को अवेयर रखना है। चलिए, ओनली 2 एग्जाम्पल्स आर लेफ्ट। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। बिल्कुल इसी तरह से फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3 गिवन है। अब एक और ट्विस्ट आ जाता है इसमें, गिवन दैट, ये बात मैं अब आपको बताऊंगी, समझें। स्लोप ऑफ टेंजेंट to the curve at any point x, y is 2x by y square। मैं फिर से स्टेटमेंट रीड कर दूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। वे पॉइंट दिया है कि दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए हमें। अब आगे चलें, गिवन दैट, क्या गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट इज दिस। अब आप कहेंगे जी dy बाई dx तो गिवन ही नहीं है, तो याद करें चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और मैं एक बार रिवाइज भी करा देती हूँ कि अगर हमें कोई भी कर्व गिवन है, क्लियर, कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, चाहे क्लोज है ओपन है, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो हम कैसे निकालते हैं, वो होता है dy बाई dx। ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत डेप्थ है, बहुत फील्ड्स में ये डिफरेंशिएशन यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा इसका हम यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पर इंजीनियरिंग वगैरह में और साइंस में। साइंस और फिजिक्स वगैरह तो चलता ही नहीं है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बिना। तो यहाँ अब आप ये समझें कि dy बाई dx किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट के स्लोप को दिखाता है। ये पॉइंट x, y है, अगर ये पॉइंट 1, 2 हो गया तो स्लोप उसमें x की जगह 1 और y की जगह 2 रख देंगे एंड सो ऑन। मेन अभी आपको क्या ध्यान करना है कि किसी भी कर्व के टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो जस्ट क्या होता है, dy बाई dx। और ये हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं, वहाँ ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप में से कुछ बच्चों ने नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ से समझें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx, और dy बाई dx दे दिया तो सब कुछ दे दिया। तो कैसे करेंगे, वी नो
ये लाइन बस थोड़ा सा लिखना है कि वी नो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन बाय dy बाय dx। ओके, और वो किसके इक्वल दे रखा है 2x बाय वाई स्केयर। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन वो जो स्लोप है जिसे हम dy बाय dx कह रहे हैं वो स्लोप ये है 2x बाय वाई स्केयर। अब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई स्केयर डी वाई इज इक्वल टू 2x dx, इंटीग्रेट किया, ये क्या बन गया y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस सी। 3 को इधर से उठाकर उधर ले जाइए, y क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 3c। क्लियर। अब इसको हम 3c की बजाय c1 कर दें और 3c1 को c कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस सी। ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर के लिए x की जगह -2 रखिए, y की जगह पर 3 रखिए। थोड़ा शॉर्ट में बता दूं मैं तो यहाँ पर बता रही हूँ, ध्यान देंगे। y के प्लेस पर 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, y का क्यूब 3 का क्यूब 27 आ गया। x की जगह -2 रखा, -2 का स्क्वायर 4 और 4 दिए 12 जमा c, ये लेफ्ट में आएगा तो ये बन जाएगा 15 बराबर है c। तो c की वैल्यू क्या आ गई 15, इसे यहाँ वापस रिप्लेस कर दीजिए तो y क्यूब बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15। ये आपका आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर आप चाहें y में हमने लेना है तो पावर को एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये आपको थोड़ा बता देती हूँ। y क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर हमने ये क्यूब हटाना है तो हमने दोनों तरफ 1/3 पावर लेनी। जैसे स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर को हटाने के लिए हम अंडर रूट लेते हैं। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, बोथ साइड से हम 1/2 पावर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या लेंगे, y क्यूब की पावर 1/3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15 की पावर 1/3। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 15 की पावर 1/3, जिसमें आपका कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंक्लूड नहीं है। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने जो नई चीज़ देखी वो क्या थी? वो ये थी कि हमें dy बाई dx की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं थी, उसे हमें स्लोप की फॉर्म में दे दिया गया था। अभी आप जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे वो और भी डीप आएंगे, थोड़ा घुमा देंगे, भाई स्लोप ऐसे ऐसे निकलेगा, फिर आपको इक्वेशन भी वहाँ खुद बनानी पड़ सकती है। तो हमने एक नई टर्म, नई तो नहीं कह सकते हैं भाई, हम 6 चैप्टर में कर चुके हैं, फिर भी जो फॉर्मेशन थी क्वेश्चन की कि भाई डायरेक्ट dy बाई dx नहीं दे रखा था आपको थोड़ा घुमा के ट्विस्ट करके दे दिया कि भाई स्लोप दे दिया टेंजेंट का, किसी कर्व पर टेंजेंट का स्लोप दे दिया और वो स्लोप dy बाई dx होता तो हमने उसको इक्वल टू dy बाई dx कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये आपका इंटरेस्ट आ गया है। अब यहाँ अर्थमेटिक जिसको कहते हैं, अंगणित कभी पढ़ते थे हम इंटरेस्ट, तो क्या है अब ये क्वेश्चन, इसको भी देखिए। इन अ बैंक, एक बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली, प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है भाई। अभी मैं समझाती हूँ आपको पूरी स्टेटमेंट। इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट, ये लगा दिया मैंने एट द रेट के लिए, 5% पर ईयर। ओके, इन हाउ मैनी ईयर्स, समझे क्वेश्चन को, इन हाउ मैनी ईयर्स ₹1000 डबल्स इटसेल्फ। इन हाउ मैनी ईयर्स ₹1000 डबल्स इटसेल्फ। बैंक है, बैंक में आप जब पैसा डालते हैं तो आपको ब्याज मिलता है, तो जो पैसा आप डालते हैं वो मूलधन या प्रिंसिपल होता है। इंक्रीजेज बढ़ रहा है, 5% पर ईयर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर है,
तो अभी हमें अमाउंट तो पता नहीं कितनी है, और ये एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दी कि कितने साल में 1000 रुपये डबल हो जाएंगे, यानी उनके 2000 बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये एक चीज और आप यहाँ ध्यान रखिएगा, इंक्रीजेज प्रिंसिपल में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, और जो चेंज आता है वो किसके साथ आता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर अब आपका थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज होता है कि जब भी चेंज आता है, देखिए मैंने आपको अगर नहीं आपको याद हो तो मैं आपको फिर बता दूं कि dy बाई dx का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y में चेंजेस आना x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आप जैसे स्पीड है या वेलोसिटी है तो आप ds बाई dt ले रहे हो, तो इसे आप क्या पढ़ते हो, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी आपकी ds बाई dt। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल इंक्रीजेस, तो हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था 6th चैप्टर में कि जब भी कोई इंक्रीज, डिक्रीज या चेंज जैसा वर्ड आ जाए तो वो हमारी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पर, लेट p इज द प्रिंसिपल अमाउंट, लेट p इज द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है भाई, जो प्रिंसिपल पैसा हमने डाला है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, या आप सिंपल प्रिंसिपल लिखिए क्योंकि अमाउंट वर्ड ना इसमें आपका मिश्रधन के सेंस में भी कवर हो जाता है। तो P प्रिंसिपल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है मतलब उसमें चेंज आ रहा है। अब भाई बैंक में पैसा डालते हो तो चेंज किसके रिस्पेक्ट में आता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dp बाई dt, और ये है 5% पर ईयर, 5% पर ईयर ऑफ द प्रिंसिपल। तो ध्यान देंगे इस चीज पर, आप ये चीज नहीं है यहाँ थोड़ी सी, 5% पर ईयर ऑफ प्रिंसिपल, जितना मूलधन आपके बैंक में पड़ा है उसमें 5% के हिसाब से चेंज आ रहा है, तो 5 इंटू पी बाई 100, एक साल है तो एक तो हम लगाएंगे नहीं एज इट इज, अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इस चीज़ को आप समझिए, ये अगर आपको समझ आ जाता है कॉन्सेप्ट तो आगे तो इंटीग्रेशन आपकी रह जाती है। ध्यान देंगे कि P हमने प्रिंसिपल मान लिया, मूलधन मान लिया, जो पैसा हमने बैंक में डाला वो मान लिया। अब वो प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। अब इंक्रीज किस में होगा, अब जो पैसा हमने डाला है उसी में तो चेंज आएगा ना, तो 5% पर ईयर ऑफ P, जो पैसा उसमें डाला है, जो प्रिंसिपल डाला है उसका 5% चेंज हो रहा है, तो 5 इंटू पी बाय 100 हमारा ये आ गया। तो ये बन जाएगा बेटा जी 5 बाय 5 बन जा 5 और ये 20, तो ये बन जाएगा p बाय 20। अब हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 बाय p dp इज इक्वल टू 1 बाय 20 dt। yx नहीं है, yx की जगह पर p और t आ गए हैं हमारे, तो आप इसे लिख लीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक मिनट भाई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय p dp इज इक्वल टू 1 बाय 20 dt। क्लियर, 1 बाय p log p, तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू 1 बाय 20 इंटू में t, और प्लस में चाहे तो आप c ले लीजिए, अदरवाइज जो लॉगरिथम के क्वेश्चंस होते हैं उनमें अगर आप log c लेते हैं तो भी आपका काम चल जाता है। तो ये हमारा फंक्शन आ गया है अगर मैं कहूँ तो, लेकिन अभी लॉगरिथम को हमने गायब करना है और फिर हमने पर्टिकुलर कंडीशन वहाँ लगानी है। थोड़ा सा ये डिफरेंट है आपका क्वेश्चन। देखिए ये जो वैल्यू आपकी बनती है ये बन रही है t बाय 20 प्लस सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ p। लॉग खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं,
दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं, e ले लेते हैं। तो जब यहाँ e लेंगे तो e इज टू पावर log p इज इक्वल टू इज टू पावर दिस, तो e से log कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू e इज टू पावर t बाई 20 प्लस c। ये हमारा जो है जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमारी जो कंडीशन है वो क्या है कि 1000 रुपीज डबल हो रहे हैं, 1000 रुपीज डबल हो रहे हैं कितने साल में, कितने साल में, इस बात को समझें। लेट रुपीज 1000 डबल्स इन, आप उसको नाम दे दीजिए कैपिटल T ईयर्स में, ओके। अब आप ध्यान देंगे कि जब शुरू में हमने टाइम 0 था और जो पैसा हमने डाला प्रिंसिपल, तो वो कितना था 1000 रुपये, ओके। और जब हमारा टाइम कैपिटल T ईयर्स था तो हमारा प्रिंसिपल हो गया 2000। ये दो कंडीशन है हमारे पास। इन दोनों को यूज करके अब हम यहाँ पर T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप इसे चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं, T बाई 20 इंटू ई की पावर C आ जाएगा। अब आप इसमें पुट कर दीजिए इन दोनों कंडीशंस को। पहले ये वाली कंडीशन पुट करते हैं, T 0 है, P 1000 है, तो ये तो हो गया बेटा जी 1000 इज इक्वल टू ई की पावर 0 बाई 20, तो ये तो हो जाएगा ई की पावर 0 इंटू ई की पावर C, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो 1000 इज इक्वल टू ई की पावर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। और e की पावर c को हम कोई भी कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, c डैश, तो c डैश की वैल्यू आ जाएगी 1000, यानी कि इसकी वैल्यू पूरे की हमारी कितनी आ गई 1000। अब आप इस वैल्यू को पहले तो वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू ई की पावर t बाई 20 इंटू 1000। इसको सोल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, हमें कोई खास जरूरत नहीं है इसकी, हमें तो ये कंप्लीट वैल्यू 1000 आ गई है, तो इसको यहाँ 1000 पुट कर दीजिए। अब आप सेकंड कंडीशन लगाइए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है कि कितने टाइम के बाद जो हमारी अमाउंट है वो 2000 बनेगी। तो अब अमाउंट तो 2000 हो जाएगी, टाइम कैपिटल T हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो T की वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर आंसर। तो यहाँ अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, ये लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ भी मेंशन नहीं किया था, इस वैल्यू को यहाँ पुट किया है मैंने। तो ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू ईज टू पावर T बाई 20 कैपिटल T, टाइम को मैंने कैपिटल T नाम दे दिया है, इनटू में बेटा जी 1000 को यहाँ लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 बाई 1000 इज इक्वल टू ई इज टू पावर T बाई 20। तो ई इज टू पावर T बाई 20 क्या आ जाएगा आपका 2 के इक्वल आ जाएगा। और E को खत्म कर, अभी मैं इसको इरेज नहीं करना चाह रही, मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कराऊंगी कंप्लीट क्वेश्चन को, तो हम वहां से चलते हैं। E इज टू पावर T बाई 20 क्या आ गया 2 आ गया, और E को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे लॉग लेंगे, तो log ऑफ E is to t is to power 20 is equal to log of 2 with base e, log और e कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा t बाई 20 is equal to log of 2, और 20 अपना राइट साइड में चला जाएगा, तो जो t यानी टाइम की जो वैल्यू आएगी 20 इंटू log 2 ईयर्स, यानी इतने साल में हमारा पैसा डबल हो रहा है। तो ये बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन था, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन था। मैं एक बार इसको आपको इसकी समरी फिर से करा रही हूँ कि P हमने प्रिंसिपल अमाउंट ले ली, और स्टेटमेंट क्या थी कि प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली, तो इंक्रीज का मतलब चेंज आ रहा है, यानी dp बाई dt कितना चेंज आ रहा है 5% पर ईयर। यहाँ मैंने ऑफ P लगा दिया है, अदरवाइज ये अंडरस्टूड है कि जो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट लगता है वो मूलधन पे ही लगता है, तो ये हो जाएगा 5 बाई 100, और ऑफ का मतलब इंटू P, ये P बाई 20 आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, dp बाई dt इज इक्वल टू P बाई 20, सेपरेट कर दिया, सेपरेट करके इंटीग्रेट किया। अब ये इंटीग्रेशन थोड़ी अलग आ रही है, log P इज इक्वल टू T बाई 20 प्लस C,
ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया हमारा। अब हमने लॉगरिथम को ख़त्म कर दिया, तो ये हो गया p इज इक्वल टू ईज टू पावर t/20 प्लस c। आप देखिए, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि अगर हम चाहें तो यहाँ लॉगरिथम भी रख सकते हो। जिन बच्चों को ई में प्रॉब्लम आ रही है कैसे रख सकते हो, फिर वहाँ आपको ना थोड़ा क्लियर होना पड़ेगा कि देखिए एक और तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ अब कि ये है बेटा जी लॉग ऑफ p इज इक्वल टू t/20 प्लस सी। हमारी पहली कंडीशन क्या है, टाइम 0 है और प्रिंसिपल क्या है 1000। क्लियर, तो 1000 है तो ये हमने यहाँ रखा लॉग ऑफ 1000 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। लॉग 1000 3 होता है। ठीक है, कैसे होता है वही चीज आपको देखनी है कि ये बन जाएगा 10 क्यूब और ये बन जाएगा 3 log 10 विद बेस 10 इज इक्वल टू सी, और ये 1 होता है तो यहाँ से आपकी जो सी की वैल्यू है वो 3 आएगी। गॉट इट। अब इस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे तो आपका जो अगला पार्ट आएगा वो लॉगरिथम की वैल्यू नहीं निकलेगी ना यहाँ आप सब, ये 2000 की वैल्यू में आपको फिर दिक्कत आएगी, तो t/20 प्लस 3 आ जाएगा। अब 2000 के लिए आपको log 2 इंटू log 1000 करना पड़ेगा, फिर log 2 इंटू 1000 का मतलब हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 1000 इज इक्वल टू t/20 प्लस 3, और ये 1 नहीं आएगा भाई, मैं कुछ गलत बता गई। 10 टू पावर 1, हाँ 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है 1 आएगा। और ये फिर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये फिर से 1 आएगा। समझे मेरी बात को, आपको दिखाई दे रहा है? ये मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ, थोड़ा अच्छे से फिर कराती हूँ। ये आसान जिन बच्चों को लगे वो इस तरीके से कर लीजिएगा कि ये वैल्यू 3 आ गई, तो हमारा क्वेश्चन बनता है log p इज इक्वल टू t/20 प्लस 3, पहली कंडीशन रख के। अब यहाँ t की जगह कैपिटल T और p की जगह 2000 रख दीजिए। log 2000 इज इक्वल टू t/20 प्लस 3। क्लियर, 2000 का मतलब 2 गुणा 1000, 2 गुणा 1000 का मतलब हो जाएगा log 2 जमा log 1000 इज इक्वल टू t/20 प्लस 3। log 1000 3 आ जाएगा, इसी तरीके से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो log 2 प्लस 3 इज इक्वल टू t/20 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और t की वैल्यू क्या आ गई 20 log 2। ये ज़्यादा आसान पड़ेगा कंपैरेटिव टू दिस वन। तो पहले मुझे आइडिया नहीं आया कि मैं आपको लॉगरिथम से करा देती, ई से आदत है जैसे हम ई से ही कर लेते हैं, तो ई मैंने वहाँ लगाया, उसकी बजाय आप इसे ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है पावर में कन्वर्ट करने में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये आपका फाइनल आया log p इज इक्वल टू t/20 प्लस सी। लेकिन यहाँ आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि log 1000 विद बेस 10 3 वैल्यू होती है। ये नॉलेज अगर आपको नहीं होगी तो आप इसे कर नहीं सकते। इसमें क्या बेनिफिट है कि चाहे आपको लॉगरिथम की वैल्यू पता है या नहीं पता है, आपका आंसर डायरेक्ट आ रहा है। तो ये भी मैं बता देती हूँ, कुछ बच्चों को भाई अच्छा लगे ये मेथड हो सकता है। तो ई यहाँ लगाया तो ई से लॉग कैंसिल हो गया, पी रह गया और ये सारा ई की पावर में चला गया, तो एक्स की पावर m प्लस n हो तो पावर सेपरेट हो जाती है। अब ये चीज आप समझें कि 1000 रुपये कब डबल होंगे, तो टाइम 0 यानी जब हमने शुरू में पैसा डाला तो 1000 रुपये थे, जब हमने टी टाइम के बाद माना कि हमारा पैसा डबल हो गया, माना हमने, तो यहाँ जब आपने 0 रखा इस फर्स्ट कंडीशन में, तो हमारी जो सारा सॉल्यूशन करके हमारी जो वैल्यू आ रही है वो c-1000 आ रहा है, जिसको हमने यहाँ यूज़ किया तो t की वैल्यू फिर हमारी log 20 टाइम्स ऑफ log 2 आ रही है। क्लियर? तो ये चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप दोनों मेथड से इन क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। और ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं भाई सभी एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 9.4। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं आप ट्राई कीजिए, तब तक मैं नया वीडियो डालती हूँ। दीज आर 23 क्वेश्चंस, तो आप कुछ ट्राई कीजिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके सॉल्यूशन दूंगी। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।